थैंक यू सो मच एंड ये मेरे लिए हमेशा बिकॉज both Hindi and English will go, other I can confine in English only. Sir, we are convenient for both languages, sir. Right, right, Whether right, we are much convenient in Hindi language, sir. right, right, Because these are rank of constable to sub-inspector, sir. right, right, The right, right, right. constables are speaking well in Hindi language, sir. Right. So the mother tongue is Bengali. Yes, sir. Oh. I also Bengali. My name is Deepak Mukherjee, sir. I'm some rank of sub-inspector now. I'm posted at police training school Oh, as wow. a faculty member of law. That's great. That's great. दादा की खबर भालो. ভালো আছি স্যার আপনি ভালো আছেন স্যার खूब भालो है. I don't know Bengali too much, but एक दो लाइन मुझे याद है. एंड तो कई बार मैं जो है बीच बीच में बोल देता हूँ. सो लेट अस सी. ये मेरा जो टॉपिक है बड़ा पसंद का टॉपिक है, ह्यूमन राइट्स. तो आज हमारे पास 2 सेशन हैं. बेहतर होगा कि अगर कुछ लोग अपने वीडियो ऑन कर लें, अदरवाइज इट फील वेरी बैड फॉर मी. मुझे लगता है कई बार कि सिर्फ विपुल रॉय ने ही अपना वीडियो ऑन किया हुआ है, ताकि उनकी शक्ल मुझे नज़र आ रही है. सो इट्स बेटर कि ज्वाइन. यस मिस्टर कृष्णा, गुड. तो ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ. यस मिस्टर मुथ्थू. मिस्टर मुथ्थू, आई थिंक वी मेट अर्लियर आल्सो. Yes, sir. Mr. Muthu is very active participants. Yes. Yes, sir. Because the previous session also he was. Thank you very much. Yes. I'm not so active, but I will try to active. I am able to recognize your face. Good. Now Inspector Sanjay has also joined. Good. So topic of today is human right, मानवाधिकार. और पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताया कि भाई कि पुलिस को भी जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो इस दुनिया में जो सांसें ले रहा है और जो सोच सकता है, उससे ये संबंधित एक विषय है. और ये हमेशा से इस पे बात होती रही है ह्यूमन राइट्स पर. लेकिन फिर भी बार बार अलग अलग इंस्टीट्यूशन इस टॉपिक पर सेमिनार, क्लासेस या दूसरी चीज़ें रखते हैं, ताकि हम रूबरू होते रहें कि ह्यूमन राइट्स का जो पैमाना है वो कितना बड़ा है. आज की डेट में अगर हम देखें कि पूरी दुनिया के स्तर पर ह्यूमन राइट्स में, या हम कहें कि जब भी कोई एट्रोसिटीज होती है, कहीं पर भी अत्याचार होता है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इंडिविजुअल लेवल पर और सांगठनिक स्तर पर लोग उसका विरोध करते हैं. पहले तो मैं इस पूरे सेशन को एक लाइव सेशन रखना चाहता हूं, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई विशेष बड़ी थ्योरी नहीं देना चाहता आप लोगों को, जो कि आउट ऑफ द माइंड हो, आउट ऑफ द सिलेबस हो. तो जनरल भाषा में मैं बात करने की कोशिश करूंगा. अभी आज मैं सुबह जो है एक न्यूज़ पढ़ रहा था, दैट इज कॉल्ड भेड़िए के बारे में थी. तो 12,500 साल पहले दक्षिणी अमेरिका में, लाइक स्पेन एंड ऑल, मैक्सिको एंड ऑल, तो हम भी जानते हैं कि हमारे देश में भेड़िए होते हैं. और भेड़िया जो है, जब हम इंसानी तौर पर इस शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भेड़िया एक प्रकार की गाली होती है कि इंसान नहीं भेड़िया है. तो अभी अगर हम भेड़ियों का इतिहास देखेंगे, राकेश नारायण इज ड्राइविंग बट ही इज लिसनिंग विद हिज वीडियो. आई लव इट एंड आई सैल्यूट हिज कमिटमेंट कि दो ही मस्ट बी लेट, बट don't do it, Mr. Rakesh Narayan, while driving and you are listening and interacting with us. Because we have to follow the law. So I was talking about the भेड़िया, wolf. तो 12,500 साल पहले एक भेड़िया का ब्रीड जो था वो पाया जाता था दक्षिण अमेरिका में. वो खत्म हो गया. तो अभी इसी अप्रैल के महीने में एक रिपोर्ट आया कि उसका क्लोन बनाया. मिस्टर पॉल, काइंडली ऑफ योर माइक. मिस्टर पॉल,
Can you off your mobile, Mr. Paul? थैंक यू. सो अब वो दोबारा से क्लोन बनाया गया है, उसका डिस्कशन हो रहा था. सो अभी ये बोला गया कि भेड़िया जो है वो एक खासकर बड़ा खतरनाक जानवर माना जाता है. तो इंसान की रूह के अंदर भी भेड़िया पाया जाता है. अभी रिसेंटली 2 अप्रैल का एक इंसिडेंट है जो बनारस में हुआ. वहां पर तकरीबन एक 19 साल की लड़की थी. उस लड़की के साथ एक हफ्ते तक 23 लोगों ने बलात्कार किया. ये सुनकर के ही अब वो केस सच्चा है या झूठा है, दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल. और इससे पहले भी कई घटनाएं घटी हैं, आप सबको आपके संज्ञान में वो होंगी. लाइक 16 दिसंबर का एक इंसिडेंट है 2012 का, जिसको निर्भया केस के बारे में के नाम से भी जानते हैं देश के अंदर. और उस घटना के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार के हैं जो एक आम इंसान की जो है वो उसकी रूह भी दहला देती है. तो कहीं ना कहीं जब भी कोई विक्टिम होता है तो उस विक्टिम की जो उसके जो बुनियादी अधिकार हैं वो किस तरीके से उसका हनन होता है, वो उस पर हमेशा चर्चा का विषय रहता है. हम सभी ये लोग जानते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले हम लोग गुलाम थे. वी आर स्लेव अंडर द ब्रिटिश रूल. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. और जब हमारे देश का संविधान इस देश में लागू हुआ तो हम गुलाम से बने नागरिक, सिटीजन. अगर कभी आपने देखा हो, संविधान को पढ़ा हो, तो उसमें आर्टिकल 4, 5, 6 के आसपास है जो भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता है कि नागरिक. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है गुलामी से नागरिक बनने की, इसको समझने की जरूरत है. ये मानवाधिकार जो है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो कब प्रचलित हुआ अधिक? अगर हम उसके इतिहास में जाएं तो इस दुनिया की सबसे बड़ी जो घटना घटी वो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध. द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जो है, हिटलर ने किस तरीके से अत्याचार किए, ये पूरी दुनिया में लोग उससे वाकिफ है. आप ये जानते हैं कि हिटलर के उस युद्ध के दौरान 60 लाख लोगों को मारा गया. 6 मिलियन पीपल हैव बीन किल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 60 लाख लोगों को. तो जब वो 60 लाख लोग मारे गए, उनको कैंपों में रखा गया. कभी आप पोलैंड जाएं, जर्मनी जाएं, तो आपको देखेंगे कि वहां पे उनके हिटलर के कैंप बने हुए हैं. और इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं. कभी आपको अपनी ड्यूटी से फुर्सत मिले तो आपको जरूर वो देखनी चाहिए. एक सैंडलर लिस्ट है एक मूवी का नाम, वो जरूर देखें आप. स्ट्राइप्ड वाइट पजामा, ये फिल्म का नाम है, वो आप जरूर देखें. नार्विक है, बहुत सारी मूवीज हैं वर्ल्ड वॉर 2 पे. तो इस पूरे वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मानवाधिकार. हम अपने भारत के संविधान में आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 को पढ़ते हैं यदि, तो उसमें लिखा है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी. व्हाट इज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी? जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो अपनी मां के कोख से, तो वो सारे अधिकारों को लेकर पैदा होता है. उसका पहला बुनियादी अधिकार है जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ. ये राइट टू लाइफ उससे दुनिया में कोई भी नहीं छीन सकता. बट बिकॉज हम इस संविधान के लागू होने के बाद एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे रूल ऑफ लॉ लागू है, विधि का शासन.
यू ऑल आर द पुलिस ऑफिसर्स। आप क्यों है पुलिस के अंदर? बिकॉज हमारे जो राज्य का जो कंसेप्ट है उसके अलग अलग पिलर्स हैं। उसमें एक पिलर जो है ना एग्जीक्यूटिव का आता है, उस एग्जीक्यूटिव के अंदर ही पुलिस भी आती है। पुलिस जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, लॉ को इंप्लीमेंट करती है। तो जहां पर भी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफेंस हुआ, किसी का मर्डर हुआ, रेप हुआ, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल किया कोर्ट में ट्रायल चला, एंड आफ्टर द ट्रायल कोर्ट उसको या तो बरी करेगी या सजा सुनाएगी। अगर कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर फॉर एग्जांपल मर्डर में कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, तो फांसी को जो स्टेट है एग्जीक्यूट करती है, जो भी डेट वगैरह उसका होता है। अब हम ये कहें कि नहीं जी, राइट टू लाइफ, आपने कहा राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट, जो कोई भी नहीं छीन सकता, तो फांसी की होता है। तो हमने कहा कि हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान नहीं ले सकता। अगर ऐसा होगा तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको फांसी भी दी जा सकती है। इसीलिए आर्टिकल 21 में, बिकॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस कोई भी चीज दुनिया के अंदर एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज के अपने अपवाद हैं। उसी की तरीके से पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, उसके भी एक्सेप्शन है, उसके भी अपवाद हैं कि आप राज्य के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते। आपको तो जीने का अधिकार है, लेकिन आप दूसरे का जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। अगर आप छीनोगे तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है जिसको पुलिस कहते हैं और जुडिशरी कहते हैं, तो वो एक्शन में आएगी। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ऐसे प्रावधान जो कानून के तहत स्थापित किए गए हैं, उसके तहत आपको सजा मिल सकती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया में इसका विरोध हुआ, तो ये तय पाया गया कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और उन्होंने तय किया कि 10 दिसंबर 1948 को पूरा इंटरनेशनल लेवल पे मैक्सिमम देशों ने उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी की। भारत भी उसका एक हिस्सा था। उन्होंने कहा कि ये जो बुनियादी अधिकार हैं लोगों के, उसके जीने का जो बुनियादी अधिकार है, वो कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। हमारे देश में एक केस आया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार तो ठीक है, लेकिन ऐसे जीने के अधिकार का कोई फायदा नहीं है यदि उसके अंदर सम्मान नहीं है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब वो डिग्निटी क्या है, ये हर समाज में, हर प्रांत में, हर राज्य में उसकी अलग अलग परिभाषा है, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो मैं समझता हूं वो है। जब हम घर से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, वो बच्चे कूड़े का बोरा उठा करके कूड़ा चुन रहे होते हैं। रेड लाइट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि रेड लाइट पे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। फुटपाथ पे देखते हैं तो लोग रात में उसमें सो रहे होते हैं, सुबह उठ रहे होते हैं। रात में आप देखें, दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली तो राजधानी है देश की, हम देखते हैं कि सड़कों पर रात में महिलाएं अपना शरीर बेच रही होती हैं। इसमें काय की डिग्निटी है? सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब संविधान आया, एक विषय होता है कि ये जो हमारे संविधान के भाग 3 में पार्ट 3, जिसके अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 34 तक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं।
कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी अपने उस नागरिक से नहीं छीन सकता। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? ये जीने के बुनियादी अधिकार हैं। आप पैदा हो गए इतना काफी नहीं है। पैदा होने के साथ साथ जो जीना है, आपको अपना विकास करना है, उन विकास करने के लिए और आपको सम्मान के साथ जीना है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको बहुत सारे अधिकार चाहिए। उन्हीं अधिकारों का उल्लेख जो है भाग 3 में भारतीय संविधान में दिया गया है। और ये कहा जाता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे कॉपी पेस्ट है वगैरह वगैरह। एक बहुत बड़े जूरिस्ट ने जब ये बना संविधान भारत का तो क्रिटिसाइज किया कि ये वकीलों ने बनाया था, क्योंकि संवैधानिक सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो संविधान बनने से पहले की जो प्रक्रिया थी उसमें तकरीबन 300 के आसपास लोग थे। उसमें 60% से ज्यादा लोग वकील थे। तो उस जुरिस्ट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वकीलों का डॉक्यूमेंट है, इसे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है, ये टिक नहीं पाएगा। लेकिन 1972 या 80 के बीच में, 70 और 80 के दशक के बीच में वही व्यक्ति श्रीलंका का संविधान जब बना उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के चेयरमैन थे, उसी तरीके से वो व्यक्ति बना और उसने श्रीलंका का संविधान बनाया। लेकिन उसका संविधान बनाया हुआ जो श्रीलंका का था वो 2 साल से ज्यादा नहीं चला, वो कोलैप्स कर गया। लेकिन हमारा संविधान 75 सालों से चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। बट आज अगर आप यहां पर हैं, सर्विसेज में हैं, मैं यहां पे आपके सामने बोल रहा हूं, ये संविधान के अंदर तो व्यवस्था थी ना, सरकारों ने दी। ज्यादा मिलनी चाहिए थी, कम मिलनी चाहिए थी, वो एक अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन उन सरकारों ने नागरिकों के लिए काम किया, शिक्षा संस्थान बनाए, ताकि एक व्यक्ति है, एक नागरिक है, उसका पूर्ण रूप से विकास हो सके। सबसे पहले उन्होंने रखा कि अगर हम एक व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, तो हमें विधि के शासन के तहत सभी लोगों को बराबरी का दर्जा देना होगा। मुझे याद है कि एक बार मैं असेंबली की डिबेट पढ़ रहा था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आखिरी दिन जब उनका भाषण था संविधान सभा में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हम संविधान तो दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कंट्राडिक्शन के दौर में जा रहे हैं जहां पर इन कंट्राडिक्शन को दूर करने की जिम्मेदारी भारतीय शासकों की होगी, जो चुनाव के तहत चुन करके आएंगे। वो कितने उन्होंने अचीव किए, कितने नहीं किए, वो एक अलग विषय है। अब वो कंट्राडिक्शन क्या थे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले उन्होंने कहा कि यदि हम वास्तव में मानवाधिकारों को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं तो हमें विधि के शासन के तहत हमें सभी लोगों को कानून के सम्मुख बराबरी का दर्जा देना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि भाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, कानून के सामने सब बराबर हैं, तो इन महिलाओं को ज्यादा अधिकार क्यों दे रखे हैं, इन SC/STs को ज्यादा क्यों अधिकार दे रखे हैं, तमाम चीजें बोलते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े विजनरी आदमी थे। बात अलग है उनको लोगों ने कास्ट के तहत छोटा कर दिया, लेकिन वो बहुत बड़े विजनरी आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 तो एक जनरल एस्पेक्ट है, लेकिन जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ये सारे आर्टिकल अपवाद हैं आर्टिकल 14 के। एक जगह तो कहा कि सभी लोग बराबर हैं,
फिर उन्होंने कहा इस बराबरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क का जो आधार है वो डिस्क्रिमिनेशन पे बेसिस है। हमारे यहाँ पर जो अत्याचार होते हैं, हमारे समाज में जो व्यवहार होता है, जो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है, चाहे वो व्यक्ति का हो, समूह का हो, जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का हो, इन तमाम चीजों के आधार पर लोगों से व्यवहार किया जाता है। इसीलिए जब आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि राज्य, द स्टेट, क्योंकि आप सभी लोग स्टेट हैं। विपिन रॉय या उत्तम कुमार या मोहम्मद यूसुफ या मिस्टर मुथ्थू, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है। जब आप वर्दी पहन लेते हैं, जब आप ड्यूटी पे होते हैं, तो आप स्टेट होते हैं, आप राज्य होते हैं। जब आप राज्य होते हैं तो आपके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। अब ये कहा कि राज्य कभी भी अपने नागरिकों के साथ दो गला व्यवहार नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसके बेसिस पर? कास्ट के बेसिस पर, जाति के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कि आप बंगाली बोलते हो, मैं हिंदी बोलता हूं, वो हरियाणवी बोलता है, वो पंजाबी बोलता है, वो मलयालम बोलता है, वो तेलुगु बोलता है। तो भाषा के आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं करेगा। क्षेत्र के आधार पर, वो बंगाली है, वो बिहारी है, वो पंजाबी है, वो हरियाणवी है, वो मद्रासी है, इसके आधार पर नहीं होगा। जाति के आधार पर, कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम जाति के गणतंत्र में रहते हैं, बिकॉज वी हैव ए कास्ट सिस्टम। जाति के आधार पर हमारे देश के अंदर प्रताड़ना होती है, इसीलिए हमारे पास SC/ST एक्ट है। क्षेत्र के आधार पर होती है, रेस के आधार पर होती है। आप कहां पर पैदा हुए हैं उसके आधार पर भी होती है। धर्म के आधार पर होती है, ये हिंदू है, मुसलमान है। तो बोला कि ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रेस के नाम पे, रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पर, इन तमाम चीजों को लेकर के एक व्यक्ति, एक समूह दूसरे व्यक्ति, दूसरे समूह के साथ अत्याचार करता है। तो राज्य या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा संविधान लागू होने के बाद। इस संविधान में लिखा हुआ है। फिर वो कहता है कि इसी आधार पर आप किसी व्यक्ति को, क्योंकि अपने भारत के समाज को पढ़ा है, हम कहते हैं कि पहले ये होता था कि भाई ये इस जाति का आदमी है, ये यहां से पानी नहीं भर सकता, पैसा मर जाए चाहे, लेकिन वो पानी नहीं भर सकता मेरे कुएं से, अगर मैं उसी जाति का होता हूं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण रहे हैं। अगर वो पानी नहीं पिएगा तो मर सकता है। पानी पीना व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है, उसका जीने का अधिकार है। अभी भी आपको ये प्रैक्टिसेस आपको समाज के अंदर मिल जाएंगी, देखने को घरों के अंदर मिल जाएंगी आपको। हमारे घर में यदि कोई काम वाली आती है तो उसके हम बर्तन अलग रखते हैं। तो ये सामाजिक जो भेदभाव है, आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। आपकी ये मैं तो यहां तक देखा है कि जाति के आधार पर शमशान घाट भी हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट आया कि जहां पर एक नीची जाति के, सो कॉल्ड नीची जाति के व्यक्ति को वहां के दूसरे अपर कास्ट लोगों ने उसको जलने नहीं दिया। शमशान घाट बने हुए हैं। तो ये जो सामाजिक आधार पर जो भेदभाव है, इसको समाप्त करने के लिए संविधान के अंदर प्रावधान रखें, क्योंकि ये आपके डिग्निटी के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है। उसी तरीके से हम देखेंगे जब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 है, अनुच्छेद 15 का 3, हमने ये देखा कि महिलाओं के साथ जेंडर के बेसिस पर, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है हमारे यहां। अगर एक महिला है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो किस क्षेत्र से है, और क्योंकि वो महिला भी है,
इन चारों कारणों से और दूसरे अन्य कारण भी हैं जिसके आधार पर महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। ऐसा ही मसला राजस्थान में हुआ। आप सभी लोगों ने एक केस सुना होगा जिसका नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यस मुत्तू, हैव यू हर्ड अबाउट दिस केस मिस्टर मुत्तू? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। I have no idea what that, sir. अच्छा, okay. Tell me, sir. Okay, not an issue. But you are listening, that's I'm confirming. So, Thank you, sir. so what happened in that matter, state of विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान? विशाखा तो वैसे एक एनजीओ का नाम है, लेकिन एक लेडी थी जिसका नाम था भवरी देवी। भवरी देवी राजस्थान के एक गांव में प्रधान थी, राइट? तो उसने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक आंदोलन चलाया अपने क्षेत्र में। तो वहां का जो अपर कास्ट था, अब भवरी देवी जो है वो दलित समाज से थी, तो एक तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि ये दलित समाज की महिला प्रधान कैसे बन गई। अगर बन भी गई है तो ये अपनी आवाज कैसे रेज कर रही है। ये तो हमारे समाज की जो परंपरा है, देखो ये जितनी बातें बोल रहा हूं इतना आसान नहीं है उसको एक्सेप्ट कर पाना। बस इन्हीं चीजों को लेकर के हमें समझने की जरूरत है कि नो, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि दिस इज द सोशल रियलिटी एंड वी हैव टू ब्रेक इट, बिकॉज व्हेन वी आर इन सर्विस। मैं बात करूंगा किस तरीके से हम बीइंग ए पुलिस ऑफिसर्स, मेरे पास बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन आती हैं, आई एम डीलिंग विद आवर दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स, हाउ दे बिहेव। रिसेंटली वन मैटर हैज बीन डन, आई विल कम बैक ऑन विशाखा। एक एलिगेशन था 363 का, रिलेटिव को बुला लिया और वो लेडी थी, पतली सी लेडी। उस पतली सी महिला पर एक सब इंस्पेक्टर ने खैर के थप्पड़ मारा और गिर गई वो, उसका कान का कुंडल टूट के गिर गया। जब ये हुआ तो आई वॉज शॉक्ड। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन आई आस्क्ड, मैंने कि आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा? बोले सर ऐसे बताते नहीं है। लेकिन नो, यू मस्ट हैव आस्क्ड द लेडी कांस्टेबल, लेडी पुलिस ऑफिसर टू इंटरोगेट हर। आप लंबे चौड़े पुलिस वाले हो, एक हाथ, एक पतली सी महिला थी, मर जाती हो, बिकॉज यू डोंट नो। आदमी एक थप्पड़े में मर सकता है अगर सही जगह लग जाए तो। बचने में कई बार 3-4 बुलेट लगती है, आदमी को बच जाता है, एक में मर जाता है। सो बिकॉज वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाना बड़ा आसान होता है। अगर कोई मर गया कस्टोडियल इंट्रोगेशन के दौरान तो कस्टोडियल डेथ है, इंक्वायरी बैठेगी, फिर हम एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। सो व्हाट हैपेंड इन द विशाखा केस, तो उस लेडी ने जब मूवमेंट किया कि मैं चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हूं, तो लोगों ने उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो उसके साथ बदतमीजी हुई। जब उसके साथ बदतमीजी हुई तो वो इस घटना को पुलिस थाने में बताने के लिए गई। जब उसने पुलिस थाने में बताया तो पुलिस ने भी उसके साथ बदतमीजी की, और बदतमीजी इन द सेंस कि जब वो अपने गांव में कर रही थी तो गांव के दूसरे जो सो कॉल्ड दबंग व्यक्ति थे उन्होंने उसका रेप किया, भवरी देवी का। जब वो उसको रिपोर्ट करने गई तो उसके साथ वहां बदतमीजी हुई, और फाइनली जब मैटर चला, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, चार्जशीट फाइल की, मैटर ट्रायल में गया। ट्रायल के बाद जज साहब ने उन सभी दबंग और सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोगों को बरी कर दिया। अब बरी कर दिया और किस ग्राउंड पे किया, जब आप सुनोगे तो बड़े आप हैरत में आ जाओगे। जज साहब ने लिखा कि जो विक्टिम है भवरी देवी वो नीची जाति की है, और जो अपराधी हैं, जो एक्यूज पर्सन हैं, वो ऊंची जाति के हैं।
ऐसा संभव ही नहीं है कि ऊंची जाति का आदमी नीची जाति की व्यक्ति को टच भी करता हो, बिकॉज हमारे यहाँ तो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता चलती है हमारे यहाँ। तो नीची जाति को, सो कॉल्ड नीची जाति को हम छू नहीं सकते, ऐसा कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर। तो जज साहब ने जब फैसला लिखा तो ये लिखा उसके अंदर, तो जब ये फैसला लिखा तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ कि हाउ ए जुडिशियल ऑफिसर कैन पास सच रिमार्क, और उन्होंने बरी कर दिया ये कहते हुए। फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट गया। तो विशाखा एक एनजीओ का नाम है जिसने इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लेके गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसकी हुई, फिर बाद में उसका जो भी डायरेक्शन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन जो है वो लेट डाउन की। आप ये जानते हैं कि अभी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया हुआ है हमारे यहाँ 2012 में शायद। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, पॉश भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो हमारे यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन हैं वहां पर भी कमेटीज होती हैं, कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि काम के स्थान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। बड़े अफसर कर सकते हैं, प्रमोशन के नाम पे उसको टच कर सकते हैं, उसके साथ दूसरे फेवर्स ले सकते हैं। तो जो सेक्सुअल हरासमेंट महिलाओं का होता है उनके काम के स्थान पर, उससे बचाने के लिए या उससे उसको दूर करने के लिए ये एक्ट आया। कितना इंप्लीमेंट हुआ कितना नहीं हुआ, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। एंड और अभी तो डायरेक्शंस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की आपको कि पुलिस वालों को या दूसरे, चाहे वो जजेस हो, पुलिस ऑफिसर्स हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, उनको हमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर के सेंसिटिव करने की जरूरत है, संवेदनशील करने की जरूरत है। अदरवाइज जो काम का बंटवारा है, महिलाओं को लेकर के जो काम का बंटवारा है, उसके आधार पर भी हमारे यहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो एक महिला, जैसे मैंने कहा, एक महिला है इसलिए भी उसका शोषण होता है। एक महिला इस जाति, पर्टिकुलर जाति की है इसलिए भी शोषण होता है। एक महिला इस पर्टिकुलर धर्म की है उसका इसलिए भी शोषण होता है। एक महिला इस पर्टिकुलर वर्ग की है उसका शोषण इसलिए भी होता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह प्रावधान रखा गया कि राज्य को यह स्वतंत्रता है कि वो महिलाओं को लेकर के कानून बना सकती है। इसीलिए आप देखते हैं कि घरेलू हिंसा जो कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो आया 2005 में या 4 में, क्योंकि घर के स्तर पर किस प्रकार की हिंसा महिलाओं के साथ होती है उसका अंदाजा आप सभी लोगों को होगा। आप रोज डील करते होंगे कि ये कंप्लेंट आ गई जी, वाइफ ने कर दी, बहू ने कर दी, सास ने मारा, ससुर ने मारा, फन्ना ने मारा, टिपका ने मारा। जरूरी नहीं कि सारी कंप्लेंट सच्ची भी हो, हम देखते हैं कि बहुत सारी झूठी कंप्लेंट भी होती है। लेकिन यही काम हमारा इन्वेस्टिगेशन करने का है, क्योंकि बीइंग ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पहले तो सीआरपीसी था, अभी हमारे पास डीएनएसएस है, उसमें बहुत सारी पावर्स हैं आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, निरीक्षण अधिकारी को। यदि वो हमें अधिकार पता है तो हम बहुत बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सभी केसेस के अंदर चार्जशीट फाइल करें, क्योंकि पहली जो जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, और एक ही जिम्मेदारी है, हमारा काम न्याय दिलाना नहीं है, न्याय देने का काम कोर्ट का है। वी बीइंग ए पुलिस ऑफिसर्स, सेक्शन 2 में जो पुरानी सीआरपीसी थी उसमें एक सिंपल सी बात लिखी हुई है, द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू कलेक्ट द एविडेंस। अब वो एविडेंस सच्चे हैं कि झूठे हैं, दैट विल डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नॉट बाय अस। सो इन दिस मैनर डोमेस्टिक वायलेंस है, डॉरी डेथ हमारे यहां होती थी, उसको लेकर के अमेंडमेंट आया 112A(b), 304B आईपीसी में पुराने। उसी तरीके से जब निर्भया का केस हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस वर्मा कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। जब जस्टिस वर्मा कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया और जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी, उसके आधार पर पूरे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में कुछ चीजें ऐड की गई, जैसे सेक्शन 354A, B, C, D,
सेक्सुअल हरासमेंट, वायरिज्म एंड स्टॉकिंग एक्सेट्रा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बदलाव आया। सो उसी तरीके से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में बच्चों के लिए भी प्रावधान रखा गया कि जो बच्चे हैं वो बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं। हमारे मुल्क में आज भी जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो कूड़ा उठा रहे हैं, वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो ढाबों में काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन एक व्यक्ति चूंकि उसके पास साधन नहीं है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता हो, इसलिए वो उसको दूसरे काम करा रहा है। अभी भी 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल के बाहर हैं। सो इफ somebody, अभी हम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट भी हमारे पास है। 14 साल से कम का बच्चा डेंजरस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। तो ये बहुत सारे केसेस हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान रखा गया कि जो लोग शिक्षा के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर पिछले कई सालों से, दशकों से पिछड़े हुए हैं, उनको एक प्रॉपर लाइन में लाने के लिए, कहते हैं ना कि कंपटीशन बराबर के लोगों में होता है, तो उनको उस बराबरी पे लाने के लिए हमें विशेष प्रावधान देने पड़ेंगे। इसलिए रिजर्वेशन है। आपकी राय हो सकती है कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट बीइंग ए स्टेट, बीइंग ए सिटीजन, हमें संविधान को लागू करना है। मैं हो सकता है कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं या रिजर्वेशन के फेवर में हूं, वो मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन संविधान में प्रावधान है कि हमारा सामाजिक जो परिवेश रहा है उसमें समाज का एक तबका सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसीलिए उनको आगे लाने के लिए विशेष प्रावधानों की जरूरत है। इसीलिए शैक्षिक संस्थानों में, नौकरी में SC ST के लिए रिजर्वेशन है। सो नाउ आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अभी हम बात कर रहे थे छुआछूत का। हमारे देश में आज भी अनटचेबिलिटी है। अभी मैं कल एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नेता एक मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर रहा था। और आप पढ़ते होंगे रोज कि सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद दूसरा मंत्री आया, उसने वहां पे उस घर में गंगा जल छिड़का। इट्स अमाउंट टू अनटचेबिलिटी। आप कहीं ना कहीं छुआछूत को मानते हैं, इसलिए आपने गंगा जल से उसको पवित्र करने की कोशिश की। पवित्र है क्यों है? क्योंकि अपवित्र का कंसेप्ट है। अगर अपवित्र कंसेप्ट नहीं होता तो पवित्र कंसेप्ट नहीं होता। अगर आप इस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सामाजिक भेदभाव को मानते हो, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। हमारे यहां पे हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि दो लड़का लड़की 18 साल और 21 साल के लड़का लड़की है तो शादी कर सकते हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कहीं के भी हो। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, वहां पे लिंचिंग होती है, ऑनर किलिंग होती है। मैं अपना जीवन किसके साथ बिताना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है और संविधान ने मुझे इसकी पावर दी है, शक्ति दी है। लेकिन समाज में जो दकियानुसी विचारों की परंपरा है वो मुझे इसको, उसकी परमिशन नहीं, उसकी इजाजत नहीं देते हैं। तो मेरे पास प्रोटेक्शन क्या है? मेरे पास प्रोटेक्शन लॉ की है। लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, चारपाई पे बांध करके जला दिया जाता है, उनको मार करके पेड़ पे लटका दिया जाता है, काट के रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया जाता है। ये सारे फैक्ट्स हैं, ऐसे ये केसेस हैं सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूं। सो ऑनर किलिंग हमारे यहां पर है। लोगों को, मेरी बेटी ने किसी दूसरी जाति की बेटी से शादी कर लिया तो मुझे लगा कि मेरे सम्मान में कमी आ गया, मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होगा बाबा, हमको भालो ना लगे,
तो आई विल किल दैम, तो आई विल किल दैम। बट कॉन्स्टिट्यूशन मुझे प्रोटेक्ट करता है। अभी आप देखते हैं कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति घोड़ी पे जा रहा है शादी करने के लिए, उसको घोड़ी से उतार देते हैं। सिर्फ उतारते ही नहीं है, उसमें गोली भी मार देते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस आर गोइंग ऑन। व्हाई? क्योंकि हम अनटचेबिलिटी को आज भी मानते हैं। पहले जो पढ़ते थे ना कि एक व्यक्ति अपना पीछे जो है झाड़ू बांध के चल रहा है, जहां भी और आगे हांडी डाल रखी है उसने कि सड़क पे थूकेगा नहीं, पीछे झाड़ू बांधा हुआ है कि जहां भी चलेगा साफ करता हुआ चलेगा। ये थॉट है। जाति का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बड़ा खतरनाक है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे यहां पाया जाता है। विदेशों के अंदर भी होता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन वहां पर रेशियल है कि तू काला है वो गोरा है, काले गोरे का डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन हमारे यहां पे तो जाति के नाम पर भी है। आप उच्च जाति के काले हो, डजंट मैटर। निची जाति का आदमी गोरा, डजंट मैटर। डिस्क्रिमिनेशन होगा क्योंकि हमारे यहां पर सामाजिक परंपराएं ऐसी रही हैं कि आपकी बारात मेरे इलाके से नहीं निकलेगी, तुम्हारी जाति का दूल्हा जो है मेरे घर के सामने से हमारे इस इलाके में जहां पे हम रहते हैं वो उस पर घोड़ी में बैठ करके नहीं जाएगा, बैंड बाजा नहीं बजाएगा। अगर ऐसा किया तो जान से मारे जाओगे। जान से मारे जाते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी बहुत सारी बारातें निकलती हैं पुलिस प्रोटेक्शन में। अखबारों में पढ़ते हैं कि अभी पुलिस प्रोटेक्शन। एक पुलिस ऑफिसर था, एक पुलिस ऑफिसर जो दलित समाज से था, वो शादी उसको भी अलाउ नहीं किया, तो फाइनली उसने प्रोटेक्शन लिया पुलिस से। तो पुलिस के उसके अंदर वो उसका बारात निकला। ये अभी की बात है, पिछले 2-3 महीने की। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। सुनीता विलियम्स अभी चांद से होकर के आई, इतने साल वहां पर रहकर के आई, महीना। बट हम कहां पे सोचते हैं? दिस ऑल थिंग it is my fundamental right to marry anybody. It is my basic human right. Nobody can snatch, whether it is Mr. Muthu, whether it is Mr. Vupul, Mr. Krishna, anybody else, because Constitution protect me. Constitution gives me right to marry anybody. So this social discrimination is going on. अभी बहुत सारी चीजें होती है कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। वो एक केरल का एक टेंपल था बड़ा फेमस, उसमें महिलाओं को अलाउ नहीं था। अगर कोई महिला जो पीरियड्स में के दौरान है वो उस मंदिर में नहीं जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट नॉनसेंस। कहते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं को, उस समय उसको इम्प्योर माना जाता है, वो अशुद्ध है। तो जब वो अशुद्ध है तो वो ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। Such kind of argument has been advanced by the lawyers or by the parties. But Supreme Court held no. It is totally violation of fundamental right. एक महिला से हम पैदा तो हो सकते हैं, लेकिन उसी महिला को हम ये कहते हैं कि ये अशुद्ध है। उसी अशुद्ध जो प्रक्रिया है ना महिलाओं की, जिसको हम अशुद्ध कहते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत हम जन्म लेते हैं। बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग। If we are branding women like this, then it is a basic violation of fundamental right. We should avoid it. The same manner, you will find out some other things as well. Not only this. The women are used to be gang raped in the name of caste, region, religion. अभी एक बोला कि इनका जाति मत देखो, धर्म मत देखो, अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का ये नहीं होता। लेकिन मेरी एक अपनी व्यक्तिगत राय है जिससे आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, कि हमारे देश में किसी महिला का, नॉट ऑल, लेकिन हमारे देश में महिलाओं का बलात्कार उनकी जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर भी होता है। सो
वी नीड टू अंडरस्टैंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक अस. वही हमारी तरह ही तो पैदा हुए बाबा, वो भी हमारी तरह इंसान है, लेकिन हमारा उनको देखने का जो नजरिया है उनका, हम जिस चश्मे से उनको देखते हैं वो गलत है. हर वो चश्मा गलत है जो भेदभाव को उत्पन्न कर रहा है. आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम, वो मैं मूवी देखा. जय भीम मूवी है, साउथ का, दक्षिण भारत का मूवी है. इट वॉज वंडरफुल मूवी. कि इससे पहले में सुप्रीम कोर्ट में केस आया दैट इज कॉल्ड डीके बासु वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल. डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. 96 या 98 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का. वो जजमेंट क्यों आया? हमारे यहां पर एक दौर में बहुत ज्यादा एनकाउंटर्स हो रहे थे, बहुत ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही थी. पुलिस ने मार के मार ही दिया. तो ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में. तो डीके बासु ने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, ये सारे केसेस का लामबंद करते हुए कि भाई ये मैटर्स हैं, ये हो रहा है, इस थाने में ये हुआ, पुलिस ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन लिखा कि जब भी आप इंट्रोगेट करोगे किसी को तो आप उसके बुनियादी मानवाधिकारों का पालन करोगे. इसलिए उसने कहा कि आप जो है, जब पुलिस वाला उससे पूछताछ करेगा तो अपना यहाँ पे बैच होना चाहिए, उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको उसका डीडी एंट्री करना पड़ेगा. आप देखते हैं कि हमारे जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं, आई डोंट नो अबाउट दी पोर्ट ब्लेयर, बट इन दिल्ली in every police station there is a board. In that notice board it is mentioned कि पुलिस वालों को क्या क्या फॉलो, पुलिस ऑफिसर को क्या क्या रूल्स और इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ